Recording in progress. वालेकुम सलाम डियर इम्तियाज। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। टाइम हो गया है क्लास शुरू होने का। वालेकुम सलाम डियर मोहम्मद अली। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही अहम है, जो है क्रिमिनल प्रैक्टिस में, जिसको हम कहते हैं बेल। बेल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है क्रिमिनल में। जब भी कोई एफआईआर हो जाती है तो उसमें अक्यूज को बेल दिलवाई जाती है। तो वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक किस्म की फीचर होती है क्रिमिनल लॉयर के लिए। इससे जो है क्रिमिनल लॉयर्स बहुत से पैसे बना सकते हैं। होती है इतनी ज़्यादा दिनों की नहीं। पीरियड अरेस्ट बेल होती है थोड़ी बहुत लंबी, बाकी जो पोस्ट अरेस्ट होती है वो जो होती है वो शार्ट होती है। पीरियड अरेस्ट बेल तो पहले जो कच्ची होती है, एड इंटरम बेल जिसको बोलते हैं, वो तो पहले ही मिल जाती है। बहरहाल हम सारी चीज़ें कवर करते हैं। कहने का मकसद यही है कि भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बेल। जैसे बाई से भी आपने देखी है, वो बेसिक सी मतलब ऐसी एप्लीकेशन हैं जो जूनियर वकील होते हैं वो भी चला लेते हैं, लेकिन बेल जो एप्लीकेशन होती है वो सिर्फ सीनियर्स खुद चलाते हैं। क्योंकि ये होता है जो अक्यूज का जो होता है वो फ्यूचर डिसाइड इसमें होता है कि भाई उसका केस वो जेल के अंदर चल मतलब जेल में होगा कि उसके ऊपर ट्रायल चलेगा या उसको बेल मिलेगी। तो हम बेल पढ़ेंगे, उसके बाद बेल के टाइप्स पढ़ेंगे। कौन से टाइप्स? पीरियड बेल, पोस्टर बेल, प्रोटेक्टिव बेल और बेल आफ्टर कन्विक्शन। ये जो ये चारों टाइप्स पढ़ेंगे हम। और इन चारों की ड्राफ्टिंग भी सीखेंगे कि भाई ये ड्राफ्ट कैसे की जाए। तो चलते हैं, हम पहले हम बेल देख लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेल क्या है? व्हाट इज बेल? बेल एक किस्म की सिक्योरिटी होती है जो कोर्ट को हम देते हैं किस चीज के लिए, जब वो अक्यूज को रिलीज करती है। जैसे कोई बंदा है, उसको हम जो है अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो हमारी कस्टडी में है, तो हमें एक सिक्योरिटी देना लाजमी है। क्या पता वो बंदा आप लेकर ही ना आए। सपोज करें मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ लोन, ठीक है। अब मैं ऐसे तो नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि भाई मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे रहा हूँ, कोई मुझे सिक्योरिटी तो दो। आप कहते हैं ठीक है भाई, ये रखो, मेरी जो मोबाइल रख लो, आईफोन या जो भी है, वो जो महंगी मोबाइल है, आईफोन रख लो, सपोज करें 1 लाख रुपए की है। अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए वापस नहीं करूं तो ये जो आईफोन है ये तुम रख लेना। तो ये एक किस्म की सिक्योरिटी हो गई जो फोन हम दे रहे हैं। तो वो जो फोन हो गई वो एक सिक्योरिटी तौर हो गई। तो हम कोर्ट को भी, जब कोर्ट से हम कोई अक्यूज जो है रिलीज करवाते हैं, अक्यूज को जब हम कहते हैं कोर्ट को कि भाई इसको क्या करें, रिलीज करें, तो कोर्ट बोलती है कि भाई मैं कैसे तुम पे यकीन करूं, क्या पता तुम ये बंदा फिर लेकर ही ना आओ। तो हम कोर्ट को क्या करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी देते हैं किस शेप में देते हैं सिक्योरिटी? एक तो हम जो श्योरिटी देते हैं उसको, कोई भी बंदा उसकी श्योरिटी लेता है कि भाई ये जो अक्यूज्ड है ये हर तारीख पे आएगा जिस तारीख पे इसको बुलाया जाएगा, और अगर ये नहीं आया तो इसका जिम्मेदार मैं हूंगा। और श्योरिटी के साथ साथ बॉन्ड्स होते हैं, जो रकम होती है वो दी जाती है। जैसे अभी जो है अगर एक छोटा ऑफेंस है तो 20,000 रुपये जमा कराने होते कोर्ट में। अगर कोई बड़ा मर्डर वाला ऑफेंस हो गया तो 5 लाख रुपए तक भी आपको जमा कराने पड़ सकते हैं। अच्छा, ये ऐसे कैश नहीं देते आप, ये एक जो है किसी शेप में देते हैं। वो कौन सी शेप होती है मैं आपको दिखाता हूँ। एक बॉन्ड्स होते हैं जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बैंक इशू करती है, वो उस सूरत में होते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये है 10,000 रुपये का बॉन्ड। तो इधर जो भी श्योरिटी बनता है उसकी सारी डिटेल्स होती हैं। और ये सीरियल नंबर भी इस पे इशू हुआ होता है। ये जो होता है इसमें नहीं है, क्योंकि ये मैंने जो है वो एक किस्म का जो क्या होता है सैंपल है, तो इस वजह से ओरिजिनल में इसका एक सीरियल नंबर भी होता है। आप इधर देख सकते हैं, इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नंबर इधर है। ये सीरियल नंबर इसका इशूड होता है, इसमें इशूड नहीं है क्योंकि एक सैंपल है। लेकिन ओरिजिनल पे एक केस जो है सैंपल इशू होता है। ये है 50,000 का। 50,000, 1 लाख तक के भी आते हैं, 10,000 के भी आते हैं, 5,000 के भी जो है ये आते हैं। तो कोर्ट आपको आपसे जितनी रकम मांगती है तो आप ऐसे कैश में नहीं देते। आप ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होती है बैंक इशू करती है बॉन्ड्स, उसके वहां से आप जो है बॉन्ड लेते हैं, फिर वो कोर्ट में जमा कराते हैं। तो ऐसे जो होती है अपने अक्यूज की बेल होती है। तो ये जरूरी चीजें थी, तो इस वजह से हमने देख ली प्रैक्टिस में। अभी हम देखते हैं कि बेल तो हम समझ गए कि भाई हम कोर्ट को एक सिक्योरिटी देते हैं और श्योरिटी और बॉन्ड्स देते हैं, और फिर हम अपने अक्यूज को छुड़वा लेते हैं।
अब कौन सी सिचुएशंस में जो अक्यूज को वो कोर्ट छोड़ देती है, कौन सी सिचुएशंस में वो नहीं छोड़ती, वो हम आगे देखते हैं। बेल में क्या होता है, जो अक्यूज होता है उसकी कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी से वो उसको जो है क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भाई फ्यूचर अपीयरेंस में आपको कोर्ट में अपीयर होना है। उसको क्या करते हैं, जुडिशियल कस्टडी जो होती है, जिसका मतलब होता है जेल में बंदा हो। तो वो जेल से बंदा क्या होता है, आजाद होता है विथ कौन से, श्योरिटी, विथ बॉन्ड। सॉरी स्पेलिंग इधर गलत आ गई, बॉन्ड है ये। तो बॉन्ड्स जो हमने देख लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बैंक के, तो वो बॉन्ड्स और प्लस में कोई एक बंदा श्योरिटी बन लेता है कि भाई मैं इसका श्योरिटी बन लेता हूँ। जैसे आप लोन ले लेते हैं बैंक से, तो जाए बैंक क्या बोलती है आपको कि भाई एक गारंटर लेकर आओ या दो गारंटर्स लेकर आओ जो आपकी गारंटी लें। तो जैसे बैंक में गारंटर होता है, वैसे ही जो है लोन में जो गारंटर होता है, तो जो बेल में क्या होता है, वो श्योरिटी होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, एक बंदा श्योरिटी होना चाहिए और आपके पास रकम होनी चाहिए, तो आपको बेल मिल सकती है। लेकिन कौन सी सिचुएशंस में मिलती है वो हम आगे पढ़ते हैं। अभी के लिए आप इतना देखिए कि टाइप्स उसके क्या है, एक है पीरियड बेल, दूसरा है पोस्टर बेल, तीसरा है प्रोटेक्टिव, और जो है बेल आफ्टर कन्विक्शन। अब जो चार बेल्स हैं, अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम अभी देख लेते हैं। पहले हम बेल को थोड़ा बहुत कवर कर लें, उसके बाद ये सारी चीजें देखते हैं। अच्छा, बेल दो चीजों में होती है, एक तो बेलेबल ऑफेंस में और दूसरा है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। तो पहले हम बेलेबल ऑफेंस में देख लेते हैं कि भाई बेलेबल ऑफेंस में जो है वो बेल कैसे मिलती है। तो बेलेबल ऑफेंस में जो होती है वो बेल क्या होती है, वो आपका राइट होती है, और वो कोर्ट को ग्रांट करनी है। वो कोर्ट भी ग्रांट कर सकती है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी ग्रांट कर सकता है, पुलिस वाला भी आपको जो है क्या कर सकता है, बेल दे सकता है अंडर सेक्शन 496 ऑफ सीआरपी। जरूरी नहीं कि कोर्ट आपको बेल दे, पुलिस वाला भी आपको बेल दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बेलेबल ऑफेंस हो। अगर नॉन बेलेबल है तो फिर सिर्फ कोर्ट ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता, पुलिस भी नहीं दे सकती। तो बेलेबल ऑफेंस में दे सकती है, और ये आपका मैटर ऑफ राइट, ये आपका राइट है, आपको हर सूरत में मिलनी है। बेलेबल ऑफेंस से आप बिना झिझक आराम कर लें, आपको बेल मिलनी है। कभी कभी तो जज ये बोलता है कि भाई एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं, बेल एप्लीकेशन की ऐसे ही दे देता है, अलो कर देता है। रिसेंटली हमारे पास बेल आई थी, करानी थी एक अक्यूज की, तो उसके ऊपर जो ऑफेंसेस लगे हुए थे, एक था बेलेबल ऑफेंस था, दूसरे जो थे दूसरे के ऊपर नॉन अवेलेबल थे। तो हमने दोनों की एप्लीकेशंस बना ली। तो जज ने अवेलेबल वाले की कह दी भाई ये तुम एप्लीकेशन वापस रखो, मैं ऐसे ही अलो करता हूँ, बाकी नॉन अवेलेबल की जो अभी मैं इसको जो है चालान तक रखता हूँ इसको, बहरहाल। तो कहने का मकसद ये है कि भाई बेलेबल ऑफेंस में जो है बेल आपको मिल जाती है, सिंपल सी बात है। और जो है इसे आपकी आसानी के लिए मैंने जो है सेक्शन 496 जो है इधर लिखा हुआ है, वेन एनी पर्सन अदर देन पर्सन अक्यूज नॉनेबल ऑफ ऑफेंस, नॉनेबल ऑफेंस से अक्यूज कोई पर्सन, उसको छोड़ के जो दूसरा पर्सन है। अब जो नॉन बेलेबल ऑफेंस से अक्यूज है, उसको छोड़ के जो दूसरा बंदा है वो तो बेलेबल ऑफेंस से जो अक्यूज होगा। तो ये थोड़ा ला की लैंग्वेज ऐसे होती है, एडवर्स टाइप लिखी हुई होती है, बहरहाल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा बंदा जो जो बेलेबल ऑफेंस से जो रिलेटेड उसके ऊपर अक्यूजेशन हो, तो वो अगर अरेस्टेड है या डिटेन्ड है विदाउट वारंट बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और कोर्ट के सामने लाया जाता है, तो उसकी जो है सच पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल। सिंपल सी बात है कि भाई उसको बेल पे रिलीज किया जाएगा अगर वो बेलेबल ऑफेंस है। तो ये सेक्शन 496 सीआरपीसी कह रहा है हमें कि भाई उसको बेल देनी चाहिए। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि बेलेबल ऑफेंस में जो है हमें मैटर ऑफ राइट है वो हमें हर हालत में मिलनी है। अभी जो मेन चीज है वो है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कब मिलती है कब नहीं मिलती वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं अटेंडेंस भी कम थी, क्योंकि हमने पहले भी एक पोल कमेंट रखी थी कि आप जो है रिकॉर्ड लेक्चर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो आपकी आसानी के लिए होगा, क्योंकि कभी कभी हमारे जो है एग्जाम्स आ जाते हैं या कोई काम आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, क्लासेस को ऑफ कर देते हैं। तो अगर ये रिकॉर्ड लेक्चर्स वाला ऑप्शन होगा तो फिर तो वो झंझट होगी नहीं, क्योंकि वो डेली आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स शेयर किए जाएंगे, वो आपके लिए भी आसान होगा। और असाइनमेंट्स भी आपको डेली उसका फीडबैक भी मिल जाएगा। क्योंकि उधर तो बहुत से लोगों ने सेलेक्ट किया था कि भाई लाइव लेक्चर और रिकॉर्ड लेक्चर दोनों, लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर लाइव लेक्चर में जो अटेंडेंस बहुत ही कम है। लेकिन जब असाइनमेंट की बात आती है तो बहुत से स्टूडेंट हैं, हम उससे बहुत खुश हैं कि असाइनमेंट बहुत से स्टूडेंट सबमिट कराते हैं। अभी हमारे पास शायद एनरोलमेंट 45 से ज़्यादा हो गई है, मुझे याद नहीं 45 है या उससे प्लस है। और आप देख सकते हैं अभी 4 स्टूडेंट सिर्फ हैं। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि भाई रिकॉर्ड लेक्चर्स हमारे लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी। लेकिन क्योंकि हमने कमिटमेंट की है कि लाइव लेक्चर्स भी रखेंगे, तो इस वजह से हम आपके ऊपर छोड़ते हैं ये बात। बहरहाल
ये कहने का मकसद ये है कि चीज़ सेम ही होगी, रिकॉर्ड लेक्चर में भी यही चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी जो ये लाइव लेक्चर्स में हो रही हैं। बहरहाल हम जो इसको देखते हैं, हम कोशिश यही करेंगे कि सबको हम जो है इस चीज़ पे देख लें। बहरहाल हम जो देख लेते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे ली जाए। बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, असली जो फीस होती है वकील की वो इस बेल में होती है। बेलेबल में तो इतनी नहीं होती फीस, क्योंकि वो क्लाइंट को भी पता होता है, वो भी जो है अपने रिश्तेदारों से ऐसे वो जिसको मालूम होता है वो जांच करा लेता है, उसको पता चल जाता है कि भाई इसमें तो मुझे बेल मिलनी है, तो उसकी इतनी फीस नहीं होती। असली जो वकालत होती है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में वकालत आपको दिखानी होती है। तो इस चीज को थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको काम आएगी प्रैक्टिस में। तो एक होता है प्रोहिबिटरी क्लास, दूसरा होता है नॉन प्रोहिबिटरी क्लास। अब प्रोहिबिटरी क्लास में जो होती है उसमें नॉर्मली आपको बेल नहीं मिलती, और जो नॉन प्रोहिबिटरी में आपको नॉर्मली बेल मिल जाती है। अभी इधर मैं एक लफ्ज की एडिशन कर रहा हूँ, नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब ये नहीं कि आपको हर सूरत में आपको मिलेगी। नॉर्मली का मतलब है नॉर्मल सिचुएशंस में, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। तो ऐसे सिचुएशंस मौजूद हैं जिसमें आपको बेल नहीं मिलेगी। अभी प्रोहिबिटरी क्लास देख लेते हैं जिसमें नॉर्मली हमें बेल नहीं मिलती। प्रोहिबिटरी क्लास में एक तो भाई ऐसी ऑफेंस हो जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा हो। ऑफेंस ऐसा हो जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा हो, तो उसमें बेल जनरली आपको नहीं मिलती। जनरली आपको बेल नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं जिस एक्सेप्शंस में आपको बेल मिल सकती है। अब वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं, हम अगली स्लाइड में वो देख लेते हैं। एक लीगल प्रिंसिपल है प्रोहिबिटरी क्लास का कि भाई रिफ्यूजल ऑफ बेल इज ए रूल, ग्रांट ऑफ बेल इज एक्सेप्शन। कि भाई रिफ्यूजल क्या है, रूल है, वो एक उसूल है, वो आपको मिलनी है। लेकिन जो है मतलब रिफ्यूज होनी है आपकी बेल नॉर्मली, लेकिन ग्रांट हो सकती है, वो एक एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शंस वाले जो केसेस हम आगे पढ़ेंगे, अगर उसमें आपका केस आता है तो आपको जो है प्रोहिबिटरी क्लास वाली चीज में भी आपको ऑफेंस वाले में भी आपको बेल मिल सकती है। तो ये हो गया प्रोहिबिटरी क्लास। नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में नॉर्मली आपको बेल जो है क्या है मिल जाएगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसकी मौजूद हैं जिसमें आपको बेल नहीं मिलेगी। अब इसमें कौन से आते हैं, ऐसे ऑफेंसेस जिसकी सजा क्या हो, 10 साल से कम हो। इसमें बेल क्या मिल जाएगी आपको, जनरली बेल आपको मिल जाएगी, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस मौजूद हैं जब आपको बेल नहीं मिलेगी। अब वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं वो अभी हम देख लेते हैं। एक लीगल प्रिंसिपल है इसका कि भाई ग्रांट ऑफ बेल इज रूल। नॉर्मली आपको बेल क्या है, ग्रांट की जाएगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें रिफ्यूज की जाएगी। अब वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं, प्रोहिबिटरी क्लास की और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास की, तो वो हम देख लेते हैं। तो आई होप कि ये प्रोहिबिटरी और नॉन प्रोहिबिटरी का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे। अभी हम जो है क्या करते हैं, इसकी एक्सेप्शंस दोनों की देख लेते हैं कि कौन सी जो एक्सेप्शंस इनकी हैं जिसमें हमें बेल मिलेगी और बेल नहीं मिलेगी। अब प्रोहिबिटरी क्लास जिसमें नॉर्मली बेल नहीं मिलती, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आपको बेल दी जाएगी। अब वो कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर जो है आपकी जो अक्यूज है उसकी एज 16 साल हो या उससे कम हो, तो प्रोहिबिटरी क्लास वाला अगर ऑफेंस है फिर भी उसको बेल मिलेगी। प्रोहिबिटरी क्लास में नॉर्मली बेल नहीं मिलती, लेकिन अगर अक्यूज जो है वो 16 साल से कम का उम्र का हो तो फिर आपको बेल मिलेगी। या अक्यूज जो है वो बीमार हो, सिक हो, या अक्यूज जो है वुमेन हो, जो है वुमेन जिसको औरत बोलते हैं वो हो जेंडर के हिसाब से, तो वो उसको भी जो है बेल मिल जाएगी। और अगर ओल्ड एज का हो, ज्यादा उम्र का हो, अगर उसको जो है उसकी जो है एज ऐसी है कि अगर उसको जेल में रख लिया गया तो उसके जो है क्या वो मर जाएगा। इस इधर एक सवाल आता है, जैसे आप इमरान खान देख सकते हैं, इमरान खान की 72 ईयर्स से ज्यादा एज है, लेकिन फिर भी उसको बेल नहीं मिलती। क्योंकि ओल्ड एज का इधर मतलब ऐसे नहीं है कि उम्र ज्यादा हो। ओल्ड एज का मतलब है उसकी ऐसी सिचुएशन हो उम्र ज्यादा होने की वजह से कि अगर हम उसको जेल में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है टपक पड़ेगा। तो इस हिसाब से ओल्ड एज का ये मतलब है। और जो है नॉन प्रोहिबिटरी क्लास की एक्सेप्शंस क्या हैं, जिसमें नॉर्मली आपको बेल मिलेगी, लेकिन अगर ये सिचुएशंस होंगी जो इधर लिखी हुई हैं, इन सिचुएशंस में आपको बेल नहीं मिलेगी। एक क्या है, रिस्क ऑफ एबिस्कॉन्डेंस। एबिस्कॉन्डेंस का मतलब है भाग जाना। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इस सिचुएशन में अगर इसको बेल दी गई तो ये भाग जाएगा, तो इस सिचुएशन में जो है बेल नहीं मिलेगी कोर्ट को। टेम्परिंग विद एविडेंसेस, एविडेंसेस को खराब करेगा। तो अगर कोर्ट को ये खदशा हो, एप्रीहेंशन हो कोर्ट को कि भाई अगर इसको बेल दी गई तो ये एविडेंसेस को बिगाड़ देगा, खराब कर देगा, तो इस सिचुएशन में भी बेल नहीं मिलेगी। अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो, उसको पहले कोर्ट से सजा आ चुकी हो, तो इस सिचुएशन में भी उसको बेल नहीं मिलेगी। और अगर बेल ग्रांट की गई तो कोर्ट को ये खदशा है कि भाई वो ऑफेंस फिर से रिपीट कर सकता है। सपोज करें भाई उसने क्या कर दिया, धमकी दी है किसी के ऊपर, या ऐसे मौत की धमकी या कोई और,
ऑफेंस कर दिया, मर्डर कर दिया है। अब कोर्ट को लगता है कि अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो फिर वो कंप्लेनेंट का ही ना मर्डर कर दे। अब एक एक मर्डर पहले कर दिया है, अब उन पे ही मर्डर ना कर दे जिन्होंने इनके ऊपर एक केस कर दिया है। ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे यहाँ। तो इन सिचुएशंस में भी आपको आपके क्लाइंट को बेल नहीं मिलेगी। तो ये है एक्सेप्शंस जो बेल में हमने देख ली, प्रोहिबिटरी क्लास और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास की। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, एक्सेप्शंस भी समझ गए होंगे जो प्रोहिबिटरी क्लास की हैं और नॉन प्रोहिबिटरी की। ये चीज़ें आपको याद करनी है क्योंकि आपको काम आएंगी जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे। तो अगर कोई भी ऐसा आप ग्राउंड बनाना चाहते हैं, प्रोहिबिटेड क्लास का हो चाहे या नॉन प्रोहिबिटरी का, उसकी एक्सेप्शंस हो, तो ग्राउंड आपको याद होंगे तो आपको बेल के अच्छे आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं वो भी हम देख लेते हैं, जिसमें जो है बेल मिल सकती है। अगर जो अक्यूज है वुमेन है और उसके साथ जो एक बेबी है जो दूध पीता बच्चा है, सक्लिंग बेबी का मतलब होता है जो दूध पीता बच्चा हो, तो इस सिचुएशन में जो है बेल मिल सकती है उसको, वुमेन को। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? 2012 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 841। और दूसरा है 1996 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज नंबर 973। तो ये इस जजमेंट्स में ये चीज लिखी हुई है कि भाई अगर वुमेन जो है, वो जो है वुमेन, जो अक्यूज है वुमेन है और उसके साथ सकलिंग बेबी है, तो इस सिचुएशन में जो है उसको जो है बेल मिल सकती है। अच्छा, इसकी दूसरी जजमेंट्स में भी, इसी जजमेंट में एक होली प्रॉफिट का रेफरेंस भी दिया गया है कि भाई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका एक बहुत ही अच्छा मिसाल हमारे पास है। इन केस ऑफ गमीदिया, उसमें क्या हुआ था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रेग्नेंट वुमेन की जो सजा थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उसके साथ एक बच्चा था। तो इस वजह से 2 साल तक उसकी जो है, एक तो बच्चा था उसके पेट में, तो उसको जो है एक बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल तक उसको जो है सजा उसकी सस्पेंड की गई। अब बच्चा पैदा होने के बाद क्यों नहीं दी गई? क्योंकि पैदा होने के बाद उस जो बच्चे के राइट्स हैं, एक जो ये दूध हो गया या उसकी परवरिश हो गई, तो उसके राइट्स वायलेट हो जाते। तो इस वजह से हमारे नबी ने क्या कर दी, उसकी जो है सजा सस्पेंड कर दी। तो इससे गोल्डन प्रिंसिपल्स को चाहिए कि हमें भी जो है अपने जस्टिस में डालनी चाहिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सेम जजमेंट जो ऊपर लिखी है उस उधर ही इसकी चीज का जो है रेफरेंस दिया गया है। और इस चीज को मानते हुए जो है वुमेन अगर उसके साथ सकलिंग बेबी है, दूध पीता बच्चा है, तो उसको जो है बेल मिल सकती है। तो ये एक एक्सेप्शन है, नॉर्मली ऐसे केसेस आते नहीं, लेकिन अगर आपके पास आ गए तो ये आपको जजमेंट्स काम आएंगे, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं टाइप्स के ऊपर। जो हमने टाइप्स देखे थे, पीरियड बेल, पोस्टर बेल, प्रोटेक्टिव और जो है तीसरा बेल आफ्टर कन्विक्शन। तो हम पहले पीरियड बेल देख लेते हैं कि पीरियड बेल क्या है। पीरियड बेल जो होती है वो कौन से सेक्शंस के अंडर हम जो है ड्राफ्ट करते हैं और फाइल करते हैं? अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी, उसके अंदर हम पीरियड बेल जो है फाइल करते हैं। और जो है क्या करते हैं, जब अरेस्ट, जो अक्यूज है वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। सिंपल देखने से आप समझ सकते हैं कि प्री अरेस्ट का मतलब यही है, अरेस्ट होने से पहले। कि भाई अगर जो अक्यूज है वो अरेस्ट नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे? प्री अरेस्ट बेल जो है ड्राफ्ट करेंगे और फाइल करेंगे। और जो प्री अरेस्ट बेल है ये मैटर ऑफ डिस्क्रिशन है, ये हमारा राइट नहीं है। कोर्ट नॉर्मली हमें ये प्री अरेस्ट बेल नहीं देती, ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन है। अगर उसको लगता है कि भाई इसको प्री अरेस्ट बेल देनी चाहिए सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर, तो वो देती है। नॉर्मली हमारा राइट नहीं है कि भाई कोर्ट से हम छीन कर मांगे कि भाई इट इज अवर राइट, जो हम इंटाइटल्ड हैं लिहाजा हमें दिया जाए। अच्छा, पीरियड्स बेल हम कहाँ फाइल करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कौन से कोर्ट में हम फाइल करते हैं? इट इज फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ सेशंस। अब हमने हिरारकी देख ली है, आप समझ गए होंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको हम डीजे भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो उधर हम क्या करते हैं? पीरियड्स बेल करते हैं फाइल। अब एक देखने वाली चीज है, जी बिल्कुल, सेशंस कोर्ट लुकमान अहमद। तो अब अगर हम देख लेते हैं, ऑफेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, एक मैजिस्ट्रेट के ट्रायल के ऑफेंसेस होते हैं, दूसरे सेशन जज के ट्रायल के ऑफेंसेस होते हैं। तो जो भी ऑफेंस हो, चाहे वो मैजिस्ट्रेट ट्रायल का हो चाहे वो सेशन ट्रायल का हो, दोनों में आपको पीरियड्स बेल सेशन कोर्ट में लेनी होगी। ये आपको नोट करने वाली चीज है। जेम हम लिखते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हम शार्ट बोलते हैं, उसका ट्रायल हो या डीजे का मतलब है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, दोनों की जो पीरियड्स बेल है वो किधर होगी? वो कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। आई होप कि आप ये पीरियड्स बेल की ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, पीरियड्स बेल की ये काम वाली चीज है। हम आगे चलते हैं, और भी चीजें हम देख लेते हैं। ये हमने देख ली कि अंडर 98 में जो है क्या होती है, अलो होती है। और कौन ग्रांट कर सकता है?
एक तो कोर्ट ऑफ सेशन, हमने वो देख लिया, और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो पीरियड बेल जो है हमें दे सकती है, और ये कहाँ लिखा हुआ है? 1999 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 200। अब हाई कोर्ट भी जो है हमें ग्रांट कर सकती है पीरियड बेल। नॉर्मली अगर हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट हमें बोलेगी कि भाई तुम्हारे पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, आप डीजे के पास क्यों नहीं गए? तो डीजे के पास हम जाएंगे, पहले हम डीजे के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जिसको बोलते हैं। अगर वो हमारी रिजेक्ट कर देता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस में हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट हमसे वजह पूछेगी। अगर हमारे पास वजह नहीं होगी कोई तो वो उधर ही डिसमिस कर देगी। नॉर्मली ऐसे होता है कि क्या होता है, कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां आप नहीं जा सकते, आपको खतरा है, जैसे कश्मीर हो गया, कंदकोट हो गया। सपोज करते हैं आपके ऊपर जो है कश्मीर या कंदकोट में केस है, और जो है वो पीरियड्स बिल आप लेना चाहते हैं, आप डीजे की कोर्ट नहीं जा सकते कश्मीर में, आपको लगता है कि भाई दाड़ेल हमें पकड़ ना लें, तो इस वजह से आपको खतरा है कश्मीर जाने के लिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लारकाना की हाई कोर्ट में जाएं और उधर आप जो है पीरियड्स बेल ले लें। अब आप लारकाना की हाईकोर्ट में जाएंगे तो उधर आपसे जज पूछेगा कि भाई तुम डीजे की कोर्ट में क्यों नहीं गए, जबकि फर्स्ट इंस्टेंस तो आपको उधर जाना चाहिए था। जब उधर से रिजेक्ट हो तब हम आपको हमारे यहाँ आना है। तो आप उधर ग्राउंड देंगे कि सर हमारी लाइफ का मसला है, राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम जो है कश्मीर जाते तो हो सकता है खदशा है हमें कि हमें उधर मार दिया जाए, या हमें अगवा कर लिया जाए, या हमें किडनैप कर लिया जाए। तो इस सिचुएशंस में हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट बेल कर सकते हैं, पीरियड बेल। तो आई होप कि आप ये जो कॉन्सेप्ट है समझ गए होंगे। और जो हाई कोर्ट है और जो कोर्ट ऑफ सेशन है, इन दोनों को जो है कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, मतलब दोनों जो है पीरियड्स बेल जो है चला सकती हैं। इसके लिए आपको अपील करने की जरूरत नहीं। सपोज करें डीजे ने अगर रिजेक्ट की है तो आपको उसको अपील करने की जरूरत नहीं हाई कोर्ट में। आप हाई कोर्ट में ही चले जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि एक ही चीज पे दो बंदों को अथॉरिटी हो, दो कोर्ट्स की अथॉरिटी हो। तो जो पीरियड्स बेल है, इसमें जो है सेशन कोर्ट को भी अथॉरिटी है अलो करने की, और हाई कोर्ट को भी अथॉरिटी है, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। तो अगर बेल आपकी अलो नहीं हुई है तो इन अदर बेल फाइल अपर कोर्ट में, आप अपर कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसमें ही फाइल कर दें। अब ग्राउंड्स क्या होते हैं? नॉर्मली ये होता है कि भाई जो कंप्लेनेंट है उसकी इंटेंशन क्या है? मेलाफाइड इंटेंशन है। मेलाफाइड इंटेंशन मतलब होता है खराब नियत। अब दो इंटेंशंस होती हैं, एक होती है मेलाफाइड इंटेंशन, दूसरी होती है बोनाफाइड इंटेंशन। एक होती है मेलाफाइड इंटेंशन, दूसरी होती है बोनाफाइड। मेलाफाइड होती है खराब नियति, और ये जो होती है नेक नियति। तो ये हो गया, ये जो अक्सर यूज होती है ड्राफ्टिंग में, तो इस वजह से हमने इधर इसको देख लिया। अच्छा, इसको याद करने की मेरे पास एक ट्रिक है, क्योंकि ये दोनों सेम चीजें हैं तो आप हो सकता है भूल जाएं। मेलाफाइड, मेला का मतलब जो हम बोलते हैं मेली चीज, जो खराब हो, मेली हो, तो मेलाफाइड मतलब जो है खराब नियति, और बोनाफाइड जो है वो नेक नियति। अच्छा, ये लुकमान ने पूछा है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है अगर बेल डिक्लाइन कर देता है तो अपील में जाना पड़ेगा अपर कोर्ट में। अगर जो मजिस्ट्रेट, तो एक पहली बात तो पीरियड्स बेल मजिस्ट्रेट चला नहीं सकता। तो जो मजिस्ट्रेट होती है वो कोर्ट ऑफ सेशन चलाती है। अगर वो आपकी रिजेक्ट करती है तो आपके पास, आप जो कॉन्करेंट रजिस्ट्रेशन आपके पास मौजूद है, तो आप हाई कोर्ट चले जाएंगे। तो हम जो है इस वजह से आप, हमने ये चीज देख ली है कि पीरियड बेल का जो अथॉरिटी है वो मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, वो कोर्ट ऑफ सेशन से शुरू हो रही है। और जहां तक आपका सवाल है पोस्ट अरेस्ट का, तो पोस्ट अरेस्ट में अगर जो है वो मजिस्ट्रेट वो कर देता है तो फिर आप उसको चैलेंज करेंगे डीजे के यहाँ, तो वो उधर आप कर सकते हैं। बाकी पीरियड बेल में आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, तो आप डायरेक्ट उधर जाएंगे। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है इसमें, प्रोसीजर पीरियड स्पेल में क्या होता है? पहले तो आपको एक जो हम बोलते हैं प्रैक्टिस में एक कच्ची जमानत होती है, एड इंटरम पीरियड स्पेल। वो कच्ची होती है, उस पर आप जो रिलाय मत कीजिएगा, आप ऐसे ही कर दें कि भाई मुझे बेल मिल गई। वो कच्ची बेल होती है, वो सर्टेन टाइम के लिए होती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आपको ज्वाइन करनी होती है, फिर कंफर्म या रिजेक्ट होती है। कच्ची बेल आपको हर सूरत में मिलनी है। आप जब भी पीरियड बेल फाइल करेंगे आपको हर सूरत में जज मेरिट ऑफ द केसेस देखेगा ही नहीं, आपको उधर ही बेल दे देगा। वो कच्ची बेल होगी जिसको इंटरम या एड इंटरम पीरियड बेल बोलते हैं। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन आपको ज्वाइन करनी होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, फिर जज डिसाइड करेगा आपके आर्ग्यूमेंट्स और अक्यूज के जो भी कंप्लेनेंट के होंगे, फिर सरकारी वकील के होंगे। तो वो सुनने के बाद क्या करेगा, या तो उसको कंफर्म करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। उसके बाद अगर पीरियड बेल रिजेक्ट हो गई
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पीरियड बिल जब आप रिजेक्ट होती है तो आपका जो अक्यूज होता है वो अरेस्ट हो जाता है, कोर्ट में आएगा, जारी बात है। तो फिर जब वो रिजेक्ट होगी तो पुलिस उसको उधर ही अरेस्ट कर देगी। तो अगर वो जो है रिजेक्ट हो गई तो फिर आपके पास पोस्ट अरेस्ट बेल का ग्राउंड है, लेकिन वो आप जो है कब फाइल करेंगे, जब जुडिशियल रिमांड हो। फिजिकल रिमांड में आप नहीं कर सकते। अब हमने देखे थे प्रीवियस क्लासेस में जुडिशियल रिमांड और फिजिकल रिमांड, तो अगर किसी को ये पता नहीं तो वो प्रीवियस क्लास लेक्चर्स देख ले, लेकिन हम शॉर्ट में इसको इधर ही डिफाइन कर देते हैं। जुडिशियल रिमांड का मतलब होता है जो जेल में बंदा हो, और फिजिकल मतलब होता है पुलिस स्टेशन में हो, पुलिस की कस्टडी में। अच्छा, ये जेल और पुलिस स्टेशन दो अलग चीजें हैं। पुलिस स्टेशन जो थाना होता है, जेल जो वो जहाँ अक्यूज पर्सन, जहाँ वो सजा याफ्ता बंदे होते हैं, जो कन्विक्टेड पर्सन होते हैं वो। और जेल इज मोर सेफर देन पुलिस स्टेशन, क्योंकि आपको उधर टार्चर नहीं किया जाता। पुलिस स्टेशन में हो सकता है आपको फेक एनकाउंटर में ही उड़ा दें, तो इस वजह से पुलिस स्टेशन इज नॉट सेफ। उसके बाद आते हैं हम पोस्ट अरेस्ट बेल, कि वो कैसे होती है, वो सारी कुछ चीजें हम देखते हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल जो होती है वो अंडर सेक्शन 497 हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं और फाइल करते हैं। ये अरेस्ट होने के बाद। अब पोस्ट अरेस्ट आप इस लफ्ज से ही समझ गए होंगे, पोस्ट का मतलब है बाद। तो अरेस्ट, अरेस्ट होने के बाद की जो बेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट अरेस्ट बेल। तो ये जब अक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो तब हम ये फाइल करते हैं। ये भी मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की, ये हमारा राइट नहीं है। और ये ट्रायल कोर्ट में फाइल की जाती है, चाहे वो मजिस्ट्रेट की हो, सेशन कोर्ट की, या कोई स्पेशल कोर्ट हो। ट्रायल कोर्ट का मतलब है जहाँ केस चल रहा है। प्रियरस बेल की हमने सारी चीजें देख ली, चाहे कितना भी बड़ा केस हो वो जो है सेशन जज चलाएगा। तो इधर क्या है, ट्रायल कोर्ट चलाएगा। अगर वो मजिस्ट्रेट की केस है तो मजिस्ट्रेट उसकी बेल चलाएगा। अगर डीजे की केस है तो फिर वो डीजे बेल चलाएगा उसकी। तो जहां आपका केस है वहां आप जाके जो है पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करेंगे। और ये तब फाइल की जाती है जब जो है अक्यूज कस्टडी में हो, चाहे वो फिर पुलिस की हो, जहाँ नॉर्मली तो हम कब तब करते हैं जब वो जुडिशियल कस्टडी में हो, क्योंकि पुलिस कस्टडी में जज आपको बेल नहीं देगा, वो कहेगा कि भाई जुडिशियल कस्टडी तक का इंतजार करो ताकि इन्वेस्टिगेशन हो जाए सारी कुछ। उसके बाद हम पुलिस को कस्टडी इस वजह से देते हैं कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, तो उससे हम कस्टडी छीनेंगे तो इन्वेस्टिगेशन के जो पर्पज है, जो मोटिव है, वो हमारा फुलफिल नहीं होगा। तो इस वजह से ड्यूरिंग जो है पुलिस कस्टडी वो हमें बेल नहीं दी जाती, जिसको हम फिजिकल रिमांड भी बोलते हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो रिलीज ऑफ अक्यूज है जब उसको अरेस्ट किया जाता है, जब उसको क्राइम के साथ, उसको क्राइम की चार्जेस उसके ऊपर लगाई जाती हैं। इसमें भी जो है आपको मॉनेटरी बॉन्ड और गारंटी दी जाती है कि भाई ये फ्यूचर प्रोसीडिंग्स में अपीयर होगा। जो हमने बेल में सारी चीजें देख ली और मॉनेटरी बॉन्ड्स भी हमने देख लिए। जिन्होंने जो है लेट क्लास ज्वाइन किया है तो रिकॉर्ड लेक्चर में देख लीजिएगा इस क्लास की। हमने शुरू में बॉन्ड्स जो है दिखाए हुए हैं, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं जो बैंक्स के, उसके बॉन्ड्स। इसका पर्पस क्या है कि भाई जो अक्यूज है, जिसके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है, तो तब तक वो आजाद हो जब तक वो सजा याफ्ता नहीं हो जाता। हो सकता है कि भाई उसके ऊपर वो चीज साबित ही ना हो, हम उसको ऐसे ही जेल में रख लें, ट्रायल चले, ट्रायल होने के बाद उसके ऊपर साबित ही ना हो, तो फिर वो जब वो जितना टाइम जेल में रहा तो फिर उसके साथ क्या हो जाएगी, ज्यादती हो जाएगी। तो इस वजह से पोस्ट अरेस्ट बेल को इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई जब तक उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है तो उसको जो है रिलीज किया जाए अंडर सर्टेन कंडीशन सेट आउट बाय द कोर्ट, और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करने के बाद। और ये कब फाइल की जाती है, जब जो है अरेस्ट ऑफ अक्यूज हो गई हो और अक्यूज जो है जुडिशियल रिमांड में हो। तो आई होप कि ये पोस्ट अरेस्ट बेल आप समझ गए होंगे। इसके ग्राउंड्स भी हम देख लेते हैं। अच्छा, हम श्योरिटी का प्रैक्टिकल कैसे सबमिट होते हैं, श्योरिटी का अलग हम उसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे, तो उधर हम देख लेंगे डियर लुकमान। अच्छा, उसके बाद ग्राउंड्स फॉर पोस्ट अरेस्ट बेल। तो उसके ग्राउंड्स क्या हैं, एक तो जो है मेरिट का ग्राउंड होता है। नॉर्मली जो होता है कि भाई केस को अब इंक्वायरी की जरूरत है, मेरिट में आपको अगर जो है पोस्टर्स बेल आप जो है कर सकते हैं, लेना ले सकते हैं, तो मेरिट पे भी आपको मिल सकती है। वरना आपके पास दूसरा ग्राउंड है स्टेचुटरी ग्राउंड ऑफ डिले, कि भाई केस इतना डिले हो गया है तो लिहाजा जो है अब इसको जो है बेल दी जाए। अब वो कितना डिले हो गया है वो हम देख लेते हैं, कि आगे हम ये देख लेते हैं कि आगे हमारी स्लाइड है उसमें, कि भाई कितना क्राइम का अगर इस ऑफेंस में इतनी डिले हो गई है तो बेल मिलेगी, इतना ऑफेंस है, इतनी सजा है, तो हम वो आगे सारी चीजें देख लेते हैं ये डिले वाली। उसके बाद है मेडिकल ग्राउंड।
नॉर्मली अगर आपके पास ये दोनों ग्राउंड आपके पास नहीं है, मेरिट पे आप नहीं ले सकते बेल, बेलेबल ऑफेंस नहीं है, या जो बेले नॉन बेलेबल की जो एक्सेप्शंस नहीं उसमें भी आपका केस नहीं आता, तो फिर आप डिले वाला ग्राउंड लेंगे। अगर डिले भी आपका इतना हुआ ही नहीं है अभी, अभी अभी फ्रेश है, तो उसमें भी आप नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास है मेडिकल ग्राउंड। आपने देखा होगा जो नवाज शरीफ होता है वो अक्सर ये ग्राउंड अवेल करता है, क्योंकि उसको मेरिट पे मेल नहीं मिलती और डिले भी इतना नहीं हुआ होता, तो फिर वो क्या करता है, मेडिकल ग्राउंड यूज करता है। तो मेडिकल ग्राउंड भी सेफ जोन है अगर आप जो है इस सिचुएशन में अपने क्लाइंट को जो है बेल लेना दिलवाना चाहते हो। एक बस रिपोर्ट बनवा लें जो जो होता है डॉक्टर से, और डॉक्टर की स्टेटमेंट या कुछ भी, फिर वो आपके मिल सकती है। बहरहाल ये एक ग्राउंड है, नोट करने की चीज है। उसके बाद आती है प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल जो होती है वो एक किस्म की पीरियडिस्ट बेल के जो होती है वो सबसेट होती है। इट इज सबसेट या सबसेट आप बोल सकते हैं, इट सबसेट ऑफ पीरियडिस्ट बेल। ये भी पीरियडिस्ट बेल के जिम्मे में आती है, हो लेकिन पीरियडिस्ट बेल नहीं होती। ये अरेस्ट होने से पहले होती है, ये हाई कोर्ट जो हमें ग्रांट करती है। ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए होती है ताकि जो अक्यूज है वो ट्रेवल कर सके कंसर्न कोर्ट में और बेल फाइल कर सके। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब क्या होता है भाई, कोई बंदा है, मैं एक नई स्लाइड बना लेता हूँ, उधर हम देख लेते हैं इसको। अब एक बंदा है, उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। एफआईआर के बाद वो भाग गया, उसने सरेंडर नहीं किया पुलिस को, ना ही पीरियड बेल ली, ना ही कोई और कुछ, ठीक है। तो भागने के बाद अब वो वापस आ गया है। अब वो चाहता है कि भाई मैं केस को फेस करना चाहता हूँ, कितना मैं छुपूं पुलिस से, आजाद नहीं घूम सकता, लिहाजा मैं इसको फेस करना चाहता हूँ। तो अब ये फेस करना चाहता है, तो कोर्ट ने इसको रेमेडी दी थी कि भाई अब क्योंकि जहां इसका केस चल रहा है जो ट्रायल कोर्ट है, अगर वो उधर वापस जाएगा तो उस कोर्ट ने तो ऑर्डर निकाला हुआ है कि भाई इसको जहां देखो उसको क्या कर दो, अरेस्ट कर दो, बिना सोचे समझे। तो वो तो इसको अरेस्ट कर देगी, इसकी बात ही नहीं सुनेगी। तो इस हिसाब से ये बंदा तो कभी वापस ही नहीं आएगा। तो लॉ ने इधर रेमेडी दी है कि भाई ऐसा नहीं करो, एक प्रोटेक्टिव बेल बनाओ, ये इसको प्रोटेक्टिव बेल दो, और ये कुछ दिनों के लिए बेल है। ये बेल लेकर हम अपने क्लाइंट को उस ट्रायल कोर्ट में जाते हैं और ट्रायल कोर्ट में ये प्रोटेक्टिव बेल दिखाते हैं, और वो ट्रायल कोर्ट हमें अरेस्ट नहीं करती, फिर हम ट्रायल कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल फाइल करते हैं। और प्री अरेस्ट बेल फाइल करते हैं, और बेल मिल गई या नहीं मिली वो अलग बात है, फिर ट्रायल वो चलेगा। तो इस तरह से जो है ये एक फेस करने का तरीका है अगर आपका क्लाइंट एबिस्कॉन्डर बन गया है। तो प्रोटेक्टिव बेल एक किस्म की पीरियड बेल से जो है बेल होती है, प्रोटेक्टिव बेल जो हम हाई कोर्ट से लेते हैं। हाई कोर्ट इस वजह से लेते हैं, ट्रायल कोर्ट नॉर्मली या तो मजिस्ट्रेट होती है या तो सेशन कोर्ट होती है, तो उससे बड़ी वाली अगर कोर्ट का ऑर्डर होगा तो वो दोनों कोर्ट मानेंगी। तो इस वजह से शायद अहमद ने पूछा है नॉट सेम सर। जी बिल्कुल, प्रोटेक्टिव बेल और जो पीरियड्स बेल है ये सेम नहीं है। प्रोटेक्टिव बेल जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, वो इतने, उसका पर्पज ही अलग है दोनों अरेस्ट होने से पहले, लेकिन उन दोनों का पर्पज अलग है। प्रोटेक्टिव का ये है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाके सरेंडर करें। प्रोटेक्टिव बेल में आपके मेरिट नहीं देखी जाती, आपको ऐसे ही अलो की जाती है, लेकिन पीरियड बेल में आपकी मेरिट देखी जाती है कि भाई वेदर इसका केस में बेल उसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। प्रोटेक्टिव में तो आपको हर सूरत में मिल जाती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पे, किसी मर्डर वाले ऑफेंस में अगर किसी को प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, तो हमारे यहाँ एक पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे कानून मजबूत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो प्रोटेक्टिव बेल होती है, वो तो उसको मिलनी है हर सूरत में। अगर उसको पीरियड बेल मिलती है तो फिर आप कह सकते हैं ये चीज। अच्छा, लुकमान अहमद ने पूछा है सर 87 ऑर्डर हो जाएगा तो फर्दर क्या होगा। 87 जो एबिस्कांडर हो गया तो ये हमने प्रोसीजर देख लिया। इस प्रोसीजर के तहत आप जो है फिर जो है ट्रायल को फेस कर सकते हैं। जो हमने ये प्रोसीजर 87 जो लुकमान वेरा है, वो 87 88 होता है, जो एबिस्कांडर बन जाता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सीज होती है। तो फिर इस तरह से जो है आप ट्रायल फेस कर सकते हैं, जो हमने ये प्रोसीजर देख लिया। अच्छा, शायद अहमद ने कहा है बट सर प्रोटेक्टिव बेल में एफआईआर भी नहीं होती। नहीं, जो एफआईआर होगी तो फिर वो एबिस्कांडर होगा ना, इससे मतलब कैसे आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। ये देखें, अगर एबिस्कांडर होगा, देख एफआईआर एबिस्कांडर तब बनेगा जब उसके ऊपर एफआईआर हुई हो। नॉर्मली तो फिर वो एबिस्कांडर नहीं होगा। अभी देखें, मैं हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर नहीं है, तो मैं जहाँ भी जाऊँ तो मैं एबिस्कांडर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच, लास्ट में हम देख लेंगे इसे। अभी हम देख लेते हैं प्रोटेक्टिव बेल की थोड़ी और चीजें देख लेते हैं।
प्रोटेक्टिव बेल जो एक लीगल प्रोविजन है जो पर्सन को क्या करती है, अलो करती है पीरियड्स बेल लेने के लिए, ताकि वो डिटेन ना हो सके। इस वजह से जैसे वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो हो सकता है ट्रायल कोर्ट उसको जो है डिटेन कर दे, अरेस्ट कर दे, तो इस हिसाब से वो प्रोटेक्टिव बेल लेकर फिर पीरियड्स बेल ले सकता है। This type of bail is typically sought when individual fears arrest and wants to ensure they remain free while legal proceedings or investigation are going. इसका मतलब यही है कि भाई अगर इंडिविजुअल कोई बंदा है उसको ये खौफ है कि भाई मुझे अरेस्ट ना किया जाए जब इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग चल रही हो, तो मुझे अरेस्ट ना किया जाए, तो इस वजह से ये प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं। और ये टेम्पररी रिलीफ होता है, ताकि वो जो पर्सन है वो इमीडिएट डिटेंशन उसकी ना हो, वो कोर्ट में अपीयर होने के काबिल हो और उस चार्जेस को फेस करने के काबिल हो जिसके ऊपर जो उसके ऊपर लगाए गए हैं। ये टेम्पररी रिलीफ है, ये परमानेंट नहीं है। ये कुछ दिनों के लिए होते हैं, नॉर्मली 7 दिनों के लिए, लेकिन मैंने एक प्रोटेक्ट बेल देखी थी जिसमें 28 डेज भी थे, क्योंकि नॉर्मली कुछ ऐसे बंदे बिजी बंदे होते हैं। जो देख एक था पॉलिटिशियन भी था जिसको 28 डेज के लिए दी गई थी, क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं, वो बिजी होते हैं, तो इस वजह से नॉर्मली हमारे यहाँ 7 दिन या 14 डेज की होती है। इसकी जो फर्स्ट जो होती है हमारे यहाँ प्रोटेक्ट बेल पूरे सीआरपीसी में नहीं लिखी हुई, ये सीआरपीसी में मौजूद नहीं है। इसके प्रोविजंस ये जजमेंट्स में आई हैं। और ये फर्स्ट जो हमारी जो प्रोटेक्टिव बेल थी वो एक जज था सलमान सफदर, जो जनरल मुशर्रफ को उसने बेल दी थी, प्रोटेक्टिव बेल। तो पहली पहली बार मर्तबा जो हमारी हिस्ट्री में थी प्रोटेक्टिव बेल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के बाद थी, वो ये थी। और इसको दूसरा नाम इसका बेल का क्या है, इनेबलिंग बेल और यहाँ प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल, ये इसके नेम्स भी हो सकती हैं। अगर आप ये किधर सुनते हैं तो इसका मतलब भी यही है कि ये प्रोटेक्टिव बेल है। उसके बाद आती है बेल आफ्टर कन्विक्शन। अब इसको लफ्ज से ही आप समझ गए होंगे, कन्विक्शन का मतलब होता है सजा आना। अगर क्लाइंट को सजा आ गई है उसके बाद वो बेल लेना चाहता है तो बेल आफ्टर कन्विक्शन हो जाएगी। और वो कौन से सेक्शन में लेते हैं, अंडर 4 to 6 सीआरपीसी के अंडर हम ये लेते हैं। अगर अपील पेंडिंग है तो कन्विक्टेड पर्सन वो बेल ले सकता है, जरूरी नहीं कि फिर वो। जी बिल्कुल, लॉ में कहीं भी नहीं लिखी हुई प्रोटेक्टिव बेल, सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन इसकी जजमेंट्स में रेफरेंस है, तो इस वजह से ये प्रोसीजर में है। जो हमने क्लासेस पढ़े थे, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास चालान के और एफआईआर के या चालान जो भी, तो वो भी सीआरपीसी में नहीं मौजूद है। वो भी प्रैक्टिस में जजमेंट्स के थ्रू बस एक चल रहा है हमारे यहाँ कस्टम, तो इस वजह से। बहरहाल ये बेल आफ्टर कन्विक्शन जो है ये जब अपील पेंडिंग होती है, जब हम अपील पढ़ेंगे तो उधर इसकी ड्राफ्टिंग सीख लेंगे। अभी इनकी सिर्फ चीजें इस बेल आफ्टर कन्विक्शन की, बाकी हम वो तीनों बेल्स की अभी ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं। लेकिन इसकी जब हम अपील पढ़ेंगे, क्योंकि अपील के दौरान हम ये फाइल करते हैं, तो इस वजह से जब हम अपील पे आएंगे तो उधर इसको देख लेंगे। और ये तब फाइल करते हैं जब अपील के डिसीजन में डिले हो गया हो। अगर सजा उसकी 3 साल है ऑफेंस की और 6 महीने तक डिले आ गया है तो फिर आपको बेल मिल सकती है। अगर सजा 3 साल से ज्यादा है और 7 साल से कम है तो फिर अगर डिले 1 साल का हो गया है, 1 साल तक अपील का फैसला नहीं आया, तो फिर आप वो फाइल कर सकते हैं, बेल आपको अलो हो जाएगी। अगर सजा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है या 7 साल से ज्यादा है तो और 2 साल तक अपील जो है डिसाइड नहीं हुई, 2 साल तक का डिले हो गया है अपील में, तो फिर आप जो है बेल आफ्टर कन्विक्शन अलो करा सकती हैं। ये कब फाइल की जाती है, जब बेल आफ्टर कन्विक्शन, जब आप अपील जो है देते हैं, आप अपील के साथ ये फाइल कर सकते हैं। जब आप अपनी क्लाइंट की अपील जो है दे रहे हैं उसके साथ भी ये आप मेमो डाल देते हैं, जब हम अपील ड्राफ्ट करेंगे तो उधर इसकी जो है मेमो भी ड्राफ्ट कर लेंगे। इसके ग्राउंड्स क्या होते हैं, नॉर्मली ग्राउंड ये होता है कि भाई जो जजमेंट है वो सही नहीं दी गई, जो ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिए और जो एविडेंसेस है उसमें कोई फिला हो, इसमें से कोई एक ग्राउंड या दोनों ग्राउंड आप ले सकते हैं बेल में। अच्छा, थोड़ी जरूरी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं जो प्रैक्टिस में आपको जरूर काम आएगी। ए के 2 पनिशमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑफेंस है उसकी 2 सजाएं, आपने देखा होगा ऐसे ऑफेंसेस होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल, या नॉर्मली 2 सजाएं भी होती हैं एक ही ऑफेंस की। तो वो ऐसे कहा जाता है कि भाई जज की मर्जी है, डिस्क्रिशन है कोर्ट की। तो इस सिचुएशन में बेल में कौन सी जो है सजा देखी जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि 10 साल से ज्यादा वाले को तो हमें बेल नहीं मिलती नॉर्मली, लेकिन 10 साल से कम वाले की हमें नॉर्मली बेल मिल जाती है। हमने प्रोहिबिटरी नॉन प्रोहिबिटरी क्लास देखा, फिर अभी जो है हमने प्रीवियसली कुछ जो है मिनट्स पहले हमने जो चीजें देखी। तो ये पनिशमेंट की सजा बहुत जो है मायने रखती है जब आप बेल लेते हैं। तो अगर 2 सजाएं हैं तो जो कम सजा होगी वो कंसीडर की जाएगी जब बेल ग्रांट की जाए। सपोज करें एक ऑफेंस है, उसकी जो सजा है 3 साल सजा है और जो है 3 साल नहीं, 1 साल, 7 साल सजा है और 15 साल, सपोज करते हैं कोई ऐसा ऑफेंस है।
अब 7 साल क्या है, उसमें तो बेल मिल सकती है क्योंकि वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में आता है। 15 साल वाले में बेल नहीं मिलेगी क्योंकि वो कौन से में आता है, प्रोहिबिटरी में आता है। तो इस हिसाब से अब कोर्ट कौन सा जो है देखेगी, कोर्ट देखेगी 7 साल वाले को, क्योंकि ये डिसाइड हुआ हुआ है जब कोई स्टेचू दो पनिशमेंट जो है देता है तो लेसर पनिशमेंट इज टू बी कंसीडर्ड ऑन दी बेल स्टेज एट दी बेल स्टेज। जब बेल स्टेज होगा तो जो कम सजा होगी वो कंसीडर की जाएगी। तो 7 साल की तो प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आता, वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास है, और उसमें नॉर्मली हमें बेल मिल जाती है। तो कोर्ट क्या करेगी, उस 7 साल को कंसीडर करेगी। और ये कहाँ लिखा हुआ है, 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 31। और अगर ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन है तो उसकी बेल उसको मिलनी है हर सूरत में। जैसे पब्लिक नाइजेंस हो जाती है, उसकी जो फाइन है 300 रुपये, मेरे जितना मुझे याद है। तो ऐसे कोई जाके अगर ऑफेंस लग जाते हैं जिसमें सिर्फ फाइन लिखा हुआ है, तो उसमें आपको बेल मिलनी मिलनी है। और वो कहाँ लिखा हुआ है, 2014 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 48। तो आई होप कि ये टू पनिशमेंट्स और फाइन वाली आप बात समझ गए होंगे कि ये क्या चीजें हैं। अगर दो सजाएं हैं तो जो कम सजा होगी बेल स्टेज में वो कंसीडर की जाएगी। उसके बाद आता है टाइम लिमिटेशन। टाइम लिमिटेशन क्या होता है, बेल में कौन सी जो है लिमिटेशन है, कितना टाइम के अंदर हमें बेल फाइल करनी है, वो हम टाइम लिमिटेशन में देखते हैं कि भाई बेल के लिए कोई किस्म की टाइम लिमिटेशन नहीं है। नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर मूविंग बेल इन हाई कोर्ट वेयर अ सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज रिफ्यूज द बेल। सपोज करें एक हमारी बेल रिफ्यूज हो गई, फिर उसके बाद हम कितने टाइम के बाद उसको चैलेंज करना चाहते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई किस्म का टाइम नहीं दिया गया। जितने टाइम के बाद आप जाना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन जितना डिले करेंगे उतना वो आपके केस को कमजोर कर देगा। तो ये डिले मत कीजिए, लेकिन आप डिले के बाद भी फाइल कर सकते हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है, 1990 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 118886। अच्छा, अभी हम ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग पोस्टर बेल 497 की और 498 और प्रोटेक्टिव बेल की भी देख लेते हैं। अच्छा, पोस्टर बेल में एक जरूरी चीज है, इसमें ड्राफ्टिंग में हम क्या करेंगे, एक तो हम जो बेल की एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद हम एक सर्टिफिकेट ड्राफ्ट करेंगे कि भाई ये बेल हमारी फर्स्ट बेल है, अगर फर्स्ट है तो वो हम सर्टिफिकेट, और एज द केस में भी। अच्छा, इधर एफिडेविट ड्राफ्ट नहीं होगा। नॉर्मली जो भी हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे थे उसमें एफिडेविट कर रहे थे ड्राफ्ट, इसमें एफिडेविट ड्राफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आप में से कोई इसका जवाब देना चाहे तो वी इनकरेज हिम और हर। अगर आप जवाब देना चाहते हैं इस चीज का कि भाई पोस्टर इस बेल में एफिडेविट क्यों नहीं होता, चैट बॉक्स के थ्रू काइंडली अगर बताना चाहे कोई। अच्छा, ये जवाब दिया है शाहिद अहमद ने, ऑलरेडी इन कस्टडी। लुकमान ने जवाब दिया है ऑलरेडी ये कस्टडी में होता है। जी बिल्कुल, आप दोनों के जो आंसर्स हैं वो दुरुस्त हैं, क्योंकि जो अक्यूज है वो कस्टडी में है, तो वो जेल में है, तो इस हिसाब से वो एफिडेविट इसमें नहीं होता कि वो जेल में मौजूद है। जो फ्री हैंड होता है, जो बाहर होता है, तो उसके लिए जो वो एफिडेविट होता है। तो इस वजह से ये आपका जो ग्राउंड है, जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो दुरुस्त है कि भाई वो ऑलरेडी जो अरेस्टेड है, तो इस वजह से उसका एफिडेविट नहीं होता। बहरहाल हम पोस्टर बेल भी देखते हैं, उसके बाद पीरियड बेल भी देखते हैं और प्रोटेक्टिव भी देखते हैं। अभी पोस्टर देख लेते हैं। अब जो भी कोर्ट हो, सपोज करें ट्रायल कोर्ट इसकी सेशन कोर्ट है, तो हम वो टाइटल देते हैं दी कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट हैदराबाद। और पोस्टर बेल जो भी होगी, और जो हमारा अक्यूज होगा उसकी सारी डिटेल्स देंगे कोर्ट को। स्लेश एप्लीकेंट, अक्यूज जो है जिसकी एफआईआर जो इसके ऊपर है उसमें वो अक्यूज है जो भी, या जो भी हो गया उसका, और एप्लीकेंट इस बेल का। तो इस वजह से हम दोनों लिखेंगे एप्लीकेंट स्लेश अक्यूज वर्सेस, और जो है स्टेट को पार्टी बनाएंगे एज अ रिस्पोंडेंट। और उसके बाद क्राइम की सारी डिटेल्स देंगे जिसमें ये एफआईआर इसकी है, उस एफआईआर की क्राइम नंबर, और क्राइम नंबर के बाद कौन से सेक्शंस लगे हुए हैं, कौन से थाने पे ये लॉज हुई है, वो सारी चीजें जब आपके सामने एफआईआर आएगी तो ये डिटेल्स आपको उधर से मिल जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आप उधर से देख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे
पोस्टर इस बेल टाइटल देंगे अंडर सेक्शन 498 497 सीआरपीसी, ये है एप्लीकेशन का टाइटल। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके थोड़ा बहुत। अब आपके सही नजर आ रहा होगा आई होप। तो ये है एप्लीकेशन का टाइटल, जिसमें आप कोर्ट को पता चलता है कि कोर्ट से हम क्या मांग रहे हैं। अब टाइटल से पता चल गया होगा कि भाई हमें पोस्टर स्पेल चाहिए, तो हम वो मांगेंगे। अच्छा, इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट स्लैश अक्यूज, कि भाई ये ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू अलो दिस एप्लीकेशन एंड ग्रांट पोस्टर स्पेल टू द एप्लीकेंट स्लैश अक्यूज ऑन द कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स और ग्राउंड्स। तो कोर्ट को हम ये इल्तिजा करते हैं कि भाई जो हम नीचे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको कंसीडर करने के बाद हमारे अक्यूज को जो है बेल दी जाए। अब ये फैक्ट्स जो होंगे आप खुद से नहीं बनाएंगे, ना ही अपने क्लाइंट से पूछेंगे। सिंपल आप क्या करेंगे, एफआईआर को ट्रांसलेट करेंगे। तो ये आपकी स्किल है कि आप वो कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ओनली टू ट्रांसलेशन चाहिए, उसमें से आप अपने हाथ से कुछ जो ऐड नहीं करते। अच्छा, ये लुकमा ने पूछा है एग्जिबिट का। एक तो जो होते डॉक्यूमेंट्स को अगर हम जो है शो कराने होते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, वो हम ये देते हैं कि भाई एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2 या एग्जिबिट A B C। एक तो ये होता है, बाकी आप किस किस दूसरे हिसाब से पूछ रहे हैं तो अ, उसका आप मुझे पता नहीं। बाकी एक तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं। अच्छा, ये एफआईआर के फैक्ट्स होते हैं, तो ये हमने एफआईआर एक ट्रांसलेट कर ली है, उसके हमने सारे जो है फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, एक नज़र इसको जरूर डालिएगा। अभी जो हमारी वकालत होती है, जिसमें हम अपनी जो स्किल यूज करते हैं, वो होते हैं ग्राउंड्स। तो वो हम ग्राउंड्स को देख लेते हैं। तो वो हम डायरेक्ट ग्राउंड्स पे चलते हैं। ये आप इसको एक नज़र जरूर दीजिएगा कि हम एफआईआर को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसमें क्या होती है, आपको इंग्लिश का होता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। लीगल चीज होती है तो हम इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बहरहाल ग्राउंड में हम लॉज की रिलेटेड होती है, तो इस वजह से ग्राउंड को जरूर देखेंगे, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। अभी हम अपने ग्राउंड्स देखते हैं कि हम कौन से ग्राउंड्स देते हैं। फर्स्ट वाला ग्राउंड तो सेम होता है कि भाई जो हमारा अक्यूज है स्लेश एप्लीकेंट, वो इनोसेंट है, लॉ अबाइडिंग पीस लविंग जो है सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हैविंग नो नेक्सस विद द कमीशन ऑफ एलिज्ड ऑफेंस। अच्छा, इधर नेक्सस लिखा हुआ है एक लीगल वोकेब है, जिसका मतलब होता है कनेक्शन। कि भाई ये हमारा बहुत ही शरीफ बंदा है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, और इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस ऑफेंस से जो इसके ऊपर लगाया गया है। तो ये नेक्सस एक लीगल वोके भी आप यूज करना चाहें तो अच्छी चीज लगती है। अगर आप नहीं करना चाहते तो सिंपली आप लिख दीजिए भाई हैविंग नो कनेक्शन विद द कमीशन ऑफ ऑल ऑफेंस। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। उसके बाद अब ग्राउंड्स देखेंगे कि भाई एफआईआर के ऊपर लॉन्च की गई, और एफआईआर की स्टोरी हमें क्या लग रही है, झूठी लग रही है, और हाथ से बनाई हुई लग रही है, इसको जो यकीन करने के काबिल ही नहीं है। तो ये भी आप ग्राउंड देंगे। उसके बाद ये नोट करने की चीज है कि भाई इतना बड़ा अमाउंट दे दिया इसने, जो है 50 लाख रुपीज का, और इसने उसका एग्रीमेंट ही नहीं बनाया रिटर्न में, ना ही उसने जो है रीजन दिया कि भाई इसने जो है रिटर्न एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाया। तो इस वजह से ये इसकी एफआईआर के कंटेंट्स में ये हमें शक हो रहा है कि भाई ये सच्ची नहीं है एफआईआर, ये झूठी है। क्योंकि आप इतना बड़ा, आप 1 लाख रुपए भी अगर आपको देने हैं तो आप उससे एग्रीमेंट बनवा लें, लेकिन इसने 50 लाख रुपए दिए हुए हैं, लेकिन इसने एक एग्रीमेंट भी नहीं बनाया हुआ। तो इससे क्या जाहिर होता है कि भाई ये झूठी स्टोरी है इसकी, ये मनगढ़ंत स्टोरी है। उसके बाद कंप्लेनेंट ने ना किसी किस्म का विटनेस प्रेजेंट किया हुआ है इतना बड़ा अमाउंट देने के बाद। तो हो सकता है कि इसकी जो स्टोरी है वो क्या है, वो झूठी है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम दी है, एक तो उसने एग्रीमेंट नहीं बनाया, और उसके साथ साथ इसने विटनेस भी नहीं बनाया। तो इससे क्या लगता है कि इसकी जो स्टोरी है वो अनट्रस्टवर्दी है, इससे यकीन करने के काबिल नहीं है। और डिले अगर एफआईआर का है तो वो भी आप जरूर ग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि एफआईआर की डिले हो गई तो उसका सारा का सारा बेनिफिट अक्यूज को जाता है। क्योंकि जो भी बेनिफिट ऑफ डाउट होगा वो अक्यूज के जो खाते में जाएगा, उसको फायदा पड़ेगा। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट है 35 दिनों की डिले। सपोज करें हमारे केस में 35 दिन है, और आपके केस में जितनी भी डिले होगी वो आप लिखेंगे कि भाई 35 दिनों के बाद इन लोगों ने एफआईआर कटवाई है, और इससे लगता है कि भाई ये इन्होंने सोची समझी एक साजिश है हमारे अक्यूज के ऊपर ऐसी एफआईआर बनवाना, क्योंकि इन्होंने इतना टाइम डिले किया हुआ है। तो डिले ऑफ एफआईआर इज अ सुइटेबल ग्राउंड फॉर द अक्यूज टू बी यूज्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग द एप्लीकेशन फॉर द बेल। तो ये जरूर चीजें, अगर आप डिले हुआ है तो आप वो ग्राउंड बनाएंगे। उसके बाद ये एक इस केस से रिलेटेड ग्राउंड है, ये एफआईआर रिवील करती है कि भाई ये चेक एज सिक्योरिटी के तौर दिया गया है, और ये वेल सेटल प्रिंसिपल है कि भाई अगर सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया है तो 489F जो है वो अप्लाई नहीं होगा।
तो ये इन्होंने एक तो बात कह रहे हैं कि भाई ये सिक्योरिटी के तौर पर दी गई है। उसके बाद इन लोगों ने जो है 489 एफ का जो है सेक्शन लगाया हुआ है। और 490 एफ में जो है अगर आप किसी को अमाउंट देते हैं तो सिक्योरिटी के तौर पर अगर चेक इशू करते हैं तो फिर 489 एफ अप्लाई नहीं होता। तो ये एक केस से रिलेटेड, हर केस की अपने ऐसे ग्राउंड्स होते हैं। आपके केस में जो भी ग्राउंड हो, अगर मर्डर का कोई है और उस जगह पे वो मौजूद नहीं है, तो प्ली ऑफ एलिबाई का ग्राउंड भी आप बना सकते हैं। जो आर्टिकल 24 ऑफ कानूनी शहादत आर्डर है उसमें आप होता है, तो वो आप भी बना सकते हैं। प्ली ऑफ एलिबाई ये होता है कि भाई ये भी बहुत अच्छा ग्राउंड होता है बेल में। ये आर्टिकल 24 ऑफ क्यूएसओ में लिखा हुआ है। ये क्या ग्राउंड है कि भाई जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ है वहां उधर अक्यूज मौजूद ही नहीं था। सपोज करें ऑफेंस कमिट हुआ है कराची में, मर्डर कराची में हुआ है, और उस दिन अक्यूज जो था वो था हैदराबाद में, और वो प्रूव करता है, वो हैदराबाद में सीसीटीवी दिखा देता है या ऐसा कुछ, तो ये हो गया प्ली ऑफ एलिबाई। इस ग्राउंड पे बेल मिल सकती है इसको, इवन की अक्विटल भी हो सकता है इसका। क्योंकि भाई ये बोलेगा भाई मैं तो कराची में मौजूद ही नहीं जिस दिन ये ऑफेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं मौजूद ही नहीं, तो इससे के जो है ये ग्राउंड बना के फिर आप जो है ले सकते हैं। बहरहाल वो केस से रिलेटेड, वो हर केस की अपनी नोयत होती है। इसकी ये थी ये सिक्योरिटी वाली, तो वो हमने ग्राउंड बनाया। और मर्डर वाला अगर कोई ऐसा होता है तो प्ली ऑफ एलिबाई, और कोई ऑफेंस है तो फिर उसमें भी आप प्ली ऑफ एलिबाई बना सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई केस टू केस ग्राउंड्स चेंज होते हैं। नॉर्मली ये होते हैं ग्राउंड्स, एफआईआर के डिले हो गई या प्ली ऑफ एलिबाई, या ये अगर डिसऑनर ऑफ चेक का है तो ये आप ग्राउंड बनाएंगे। बहरहाल ये चीजें, उसके बाद एप्लीकेंट जो अक्यूज है उसने किसी किस्म की धमकियां नहीं दी है, लिहाजा 506 वाला जो सेक्शन है वो गलत लगाया गया है एफआईआर में, एफआईआर को केस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। और जो ये सेक्शन है वो प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आते, लिहाजा कोर्ट जो है इसकी डिस्क्रिप्शन यूज करने के बाद इसको बेल दे सकती है। अब ये प्रोहिबिटरी क्लास आप देख सकते हैं, हमने अब इस वजह से ये चीजें पढ़ी हैं क्योंकि ड्राफ्टिंग में ये आपको काम आएगी। सपोज करें हमने प्रोहिबिटरी नहीं पढ़ी होती, हम डायरेक्ट ड्राफ्टिंग पे आते तो आपके लिए एक नई चीज होती। कुछ स्टूडेंट्स को तो पता होती जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से, लेकिन ये जरूरी चीजें हैं तो इस वजह से हम ये कवर करवाते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सेक्शन हैं ये प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आते। अब हमने प्रोहिबिटरी क्लास देख लिया जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा हो, तो ये ऐसे ऑफेंसेस है जिसकी सजा 10 साल से कम है, लिहाजा ये प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आती और कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करने के साथ इस हमारे अक्यूज को बेल दे सकती है। और जो है हमने जो देखी थी नॉन प्रोहिबिटरी क्लास की जो एक्सेप्शंस थी कि भाई ये टेम्पर कर सकता है, एविडेंस को भाग सकता है, एबिस्कॉन्डर बन सकता है, तो कोर्ट को हम वो जो है बताएंगे कि भाई वो नहीं करेगा। वो भी हम ग्राउंड बनाएंगे कि भाई एप्लीकेंट और अक्यूज है वो जो है एड्रेस मेंशनड है वहां रहता है, तो इस वजह से इसके भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो अक्यूज है वो टेम्पर नहीं करेगा एविडेंसेस को, ना ही जो है जो प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को जो है तंग करेगा या ऐसा कुछ करेगा। उसके बाद ना ही ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, हमने उधर पढ़ी थी नॉन प्रोहिबिटरी में, जो लेट ज्वाइन किए हुए हैं तो वो आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड लेक्चर में। हमने ये ग्राउंड्स पढ़े थे नॉन प्रोहिबिटरी में एक्सेप्शंस में। एक हमने एबिस्कॉन्डर का पढ़ा था, तो कोर्ट को हम सेटिस्फाई करेंगे कि भाई ये भाग नहीं जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था टेम्परिंग विद एविडेंसेस, वो भी हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई ये एविडेंसेस को भी तंग नहीं, एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग नहीं करेगा, ना ही प्रोसिक्यूशन के साथ। और तीसरा था प्रीवियसली कन्विक्टेड इसको बोलते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, तो वो भी हमारा क्लाइंट नहीं है। तो इस वजह से हम कोर्ट को सारी चीजें सेटिस्फाई कर रहे हैं और ताकि वो हमें बेल दे दे। उसके बाद ये जो है सिक्योरिटी और श्योरिटी फर्निश करने के लिए भी तैयार है अगर कोई भी ऑर्डर करेगा ऑनरेबल कोर्ट। अच्छा, ये बेल का पर्पज ये है कि अगर उसका जो भी लॉ है वो प्रोसिक्यूशन में फेवर, प्रोसिक्यूशन की फेवर में नहीं जाएगा, और जो भी बेनिफिट ऑफ डाउट होगा बेल के स्टेज पे वो अक्यूज को जाएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी अगर हमें लगता है कि ये चीज हुई है या नहीं हुई है, तो वो जो अक्यूज के फायदे में होगी वो कंसीडर करेंगे, ये सर नो। अब हमें शक है कि भाई ये हुई है या नहीं हुई है, तो इस हाँ या ना, जो हाँ या ना जो भी अक्यूज के फेवर में होगा, अगर हाँ जो येस है वो अक्यूज के फेवर में है तो वो हम कंसीडर करेंगे। अगर नो अक्यूज के फेवर में है तो वो हम नो कंसीडर करेंगे कि भाई ये नहीं हुआ है, क्योंकि ये अक्यूज के फेवर में। ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि भाई जो भी अगर बेनिफिट ऑफ डाउट अराइज होता है तो वो किसको जाएगा, वो अक्यूज को जाएगा। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि भाई ये ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर हुआ है तो ये अक्यूज के फेवर में, नहीं अक्यूज के फेवर में नहीं। नहीं हुआ है ये ऑफेंस तो ये अक्यूज के फेवर में,
जी बिल्कुल, ये अक्यूज के फेवर में, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि भाई हम ये समझेंगे कि भाई ये ऑफेंस नहीं हुआ है जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता। तो इस वजह से ये बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाएगा, अक्यूज को जाएगा। तो इस वजह से इसको बेल दी जाए। तो आई होप कि आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट वाली चीज समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि भाई बेल रिफ्यूज नहीं कर सकते एज अ पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है कि भाई अगर कोई की रॉन्ग हो बेल स्टेज पे, उसको हम सही कर सकते हैं फाइनल जजमेंट में, उस अक्यूज को सजा देकर। और अगर गलत बंदे को हमने सजा दे दी और आगे जाकर वो साबित नहीं हुआ, तो फिर उस बेचारे को हम क्या रेमेडी देंगे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करते हैं एक बंदा है, उसको हमने बेल दे दी, अलो कर दी, और आगे जाकर अगर उसके ऊपर वो ऑफेंस भी साबित हो गया, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई उसको हम सजा देकर वो हम जो भी हमने जो इसको बेल दी थी उसका हम अजाला निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको बेल नहीं देते, रिजेक्ट कर देते हैं, आगे जाकर वो साबित भी नहीं होता, तो इस दौरान वो जो जेल में पड़ा हुआ था, तो उसका हमारे पास कोई कंपनसेशन हमारे पास नहीं है। वो बेचारा जो सपोज करे 2 महीने जेल में था, उसके बाद उसके ऊपर वो साबित भी नहीं हुआ, तो जो उसके 2 महीने थे वो तो जाया हो ही गए। तो वो हम उसको वापस नहीं दे सकते। तो इस वजह से हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आप इसको आजाद करें। अगर साबित हो गया तो इसको सजा दे दीजिएगा, वो हमें कोई मसला नहीं, लिहाजा अभी इसको बेल दे दें। और जो फर्दर ग्राउंड है, जब इसकी हियरिंग होगी, तो तब हम जो है ये करेंगे विदाउट काइंड परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। उसके बाद हमारा जो अक्यूज होगा उसकी सिग्नेचर होगी इधर, और अपने वकील की होगी, और हैदराबाद डेटेड, अगर हैदराबाद का है या कराची का है जो भी। उसके बाद ये हम सर्टिफिकेट बनाते हैं कि भाई ये हम जजमेंट्स के रेफरेंस देते हैं, यही आप कॉपी पेस्ट कर देंगे इसमें कि भाई ये जो बेल एप्लीकेशन है इससे पहले वो कहीं फाइल नहीं हुई है, और अगर इसमें कोई भी चीज गलत हुई तो हमारा एप्लीकेंट अक्यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि भाई ये हमारे फर्स्ट टाइम हम ये बेल फाइल कर रहे हैं, इससे पहले हमने फाइल नहीं की है। और अगर ये बात गलत निकली तो इसका जिम्मेदार वकील नहीं होगा, कौन होगा, अक्यूज होगा जो एक हमारा एप्लीकेंट है। और फिर उसका वकील इधर सिग्नेचर करेगा। ये सर्टिफिकेट बनाने के बाद एफिडेविट आप नहीं बनाएंगे, और बिस्मिल्लाह करके जो भी ट्रायल कोर्ट है उसमें फाइल कर देंगे। तो ये हो गई पोस्ट अरेस्ट बेल। अभी हम प्री अरेस्ट बेल देख लेते हैं। अच्छा, दोनों तीनों के फॉर्मेट सेम है, तो इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं जो जो चीजें हैं। कोर्ट का टाइटल पीरियड स्पेल, और अक्यूज की सारी डिटेल्स, स्टेट को पार्टी बनाएंगे और क्राइम की सारी डिटेल्स देंगे। एप्लीकेशन का टाइटल, एफआईआर के फैक्ट्स का सारे कुछ हम इसको देंगे, जो हमने प्रीवियस देख ली। अभी हम आते हैं ग्राउंड्स पे। ग्राउंड्स जो जो सेम होंगे वो हम रिपीट नहीं करेंगे, अगर न्यू कोई ग्राउंड होगा तो उसको रिपीट करेंगे। ये सेम ग्राउंड था जो हमने पोस्टर्स में बनाया है। तकरीबन ग्राउंड्स भी सेम ही होते हैं इनके। काइंडली वेट में जो लैपटॉप को चार्ज कर लूँ, ये थोड़ी बैटरी लो हो गई इसकी। अच्छा, ये जो ग्राउंड था वो हमने देख लिया, इस वजह से इसको रिपीट नहीं करते। दूसरा वाला भी हमने सेम ही ग्राउंड बनाया हुआ था, तीसरा वाला भी यही बनाया हुआ था, क्योंकि स्टोरी दोनों की सेम है, तो इस वजह से ग्राउंड्स भी तकरीबन सेम ही है। और ना ही इसने विटनेसेस दिए हुए हैं, वही यही ग्राउंड था हमारा। और डिले ऑफ एफआईआर था, वो भी हमारा यही ग्राउंड था। उसके बाद ये हमारा केस से रिलेटेड जो कंसर्न होते हैं वो ग्राउंड है, जैसे पिलिया पिलीबाई हो गया, तो वो भी आप बना सकते हैं। और ये भी सेम ग्राउंड था। और ये प्रोहिबिटरी वाली बात हमने की थी, अगर प्रोहिबिटरी में नहीं आता तो ये आप ग्राउंड बनाएंगे। ये जरूरी ग्राउंड है, ये नया ग्राउंड है। बुझिए इसमें कि भाई पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, रेड्स मार रहे हैं हमारे अक्यूज के घर पे या कहीं पे भी। और ये खदशा है कि पुलिस इसको अरेस्ट कर ले और इसके साथ टॉर्चर करे, इसको जो है इनह्यूमन ट्रीटमेंट करे। और अगर ये अरेस्ट हो गया तो इसकी रेपुटेशन को नुकसान है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर यही ग्राउंड हम बनाते हैं कि भाई इज्जतदार लोग कोर्ट में नहीं जाते।
तो इस वजह से अगर ये कोर्ट जेल में चला गया तो इसकी जो है रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और पुलिस भी रेड मार रही है, लिहाजा इसको बेल दी जाए, ताकि पुलिस अगर रेड मारे तो हमारे पास बेल का ऑर्डर मौजूद हो। क्योंकि ये प्रियरेस्ट बेल है तो इस वजह से ये हम ग्राउंड बनाएंगे। और ये नया ग्राउंड है, और बाकी सेम ग्राउंड है, ये इस एड्रेस पे रहता है, तो इस वजह से ये भागेगा नहीं। और ये टेम्परिंग नहीं करेगा एविडेंसेस के साथ। और ये हैबिचुअल ऑफेंडर भी नहीं है। और ये जो है फर्निश करने के लिए तैयार है, जितनी भी सिक्योरिटी कोर्ट कहती है। और फर्दर ग्राउंड तब करेंगे जब ये एप्लीकेशन सुनी जाएगी। बाकी सारी चीजें तकरीबन सेम है, लेकिन इसके साथ सिर्फ एफिडेविट बनाएंगे। तो आई होप एफिडेविट, मुझे मैं समझता हूँ कि रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने 3-4 मरतबा इसको देख लिया है प्रीवियस एप्लीकेशंस में भी कि ये कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो आई होप कि इसको मैं रिपीट कर जो है करने की जहमत ना करूं, क्योंकि ये हमने बहुत मरतबा रिपीट किया हुआ है। सर्टिफिकेट सेम जैसे उसमें बनाएंगे पोस्टर इसमें, वैसे ही आप पीरियड इसमें भी बनाएंगे सेम सर्टिफिकेट। कि भाई ये फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है हमारी, अगर जो है ये बात गलत साबित हुई तो हमारा एप्लीकेंट जो है, जो अक्यूज है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, हम वकील लोग नहीं होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई अगर कोई भी गलत चीज होती है तो वो क्लाइंट के ऊपर जाती है, हमारे वकील के ऊपर, क्योंकि वकील जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इस हिसाब से वकील के ऊपर केस नहीं होगा। इवन कि आप एविडेंसेस गलत जो आप देते हैं तो वो फैब्रिकेटिंग दी फॉल्स एविडेंस वाली जो आती है 193 पीपीसी, वो भी क्लाइंट के ऊपर जाती है, क्योंकि वो क्लाइंट होता है। उस हम तो उसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर वो जो भी गलत चीज होगी तो हम तो उसके रिप्रेजेंटेशन में दे रहे हैं, तो इस वजह से हमारे ऊपर नहीं होगी। आपने वो पढ़ी होगी जूरिस्प्रूडेंस में विकारियस लायबिलिटी। तो विकारियस लायबिलिटी में क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई बंदा किसी को अथॉरिटी देता है और उस अथॉरिटी के होने की वजह से कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो जो अथॉरिटी देने वाला बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल है। सपोज करें एक मालिक है, वो अपने सर्वेंट को जो है लाठी दे देता है और कहता है कि भाई इस घर में किसी को दाखिल मत होने दे। और फिर कोई बंदा दाखिल हो जाता है, फिर उसको वो लाठियों से मारता है वो सर्वेंट, और वो लाठियों की लगने की वजह से वो मर जाता है। तो इस सिचुएशन में जिम्मेदार कौन होगा? वो मालिक होगा, क्योंकि उसने उसको अथॉरिटी दी है। वो नौकर नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हमें अथॉरिटी कौन दे रहा है? हमारा क्लाइंट दे रहा है, सिग्ने जो हम वकालतनामा बनाते हैं उसके थ्रू हमें जो है वो देता है। उसके बाद हम जो है प्रोटेक्टिव बेल पे आते हैं। अच्छा, लुकमान का सवाल है कि बेल आर्ग्यूमेंट रिटन में भी दे सकते हैं या जस्ट ओरल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों में दें, आप रिटन में भी दें, ओरल में। क्योंकि आपने अगर ओरल में दे दिए और रिटन में आपने नहीं दिए, तो जज जब ऑर्डर बनाएगा तो वो दोनों की आपकी एप्लीकेशन देखेगा। हो सकता है जब आपने ओरल में आर्गुमेंट दिए हुए हैं वो जज भूल गया हो। तो इस हिसाब से रिटन में जरूर दीजिए जो जो चीजें हैं। और अगर आप रिटन में नहीं देते, ओरल आप देते हैं, जब आप चैलेंज करने जाएंगे तो रिटन वाले आपके आर्गुमेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो वो चैलेंज में भी आपके कमजोर हो जाएंगे। तो इस वजह से आप रिटन में भी दें, उसके बाद ओरल में भी आप जज को बताएं कि आप एक किस्म की उसकी गाइडेंस हो जाएगी जज की। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड बेल एक एक्सप्लेन करें। अच्छा, फर्स्ट बेल इस वजह से कि भाई ये एक लीगल स्क्रूटनी होती है हर चीज की। तो ये एक किस्म की स्क्रूटनी है कि भाई वेदर इट इज फर्स्ट बेल और सेकंड बेल, तो ये उस हिसाब से उसको ट्रीट करें। क्योंकि जो सेकंड, अगर फर्स्ट टाइम आपकी रिजेक्ट हो गई है तो फिर सेकंड टाइम जज उस हिसाब से उसको देखता है कि भाई इसको अगर रिजेक्ट की है किसी कोर्ट ने तो कोई तो ग्राउंड होगा। तो इस हिसाब से फिर वो सेकंड टाइम पे ज्यादा स्क्रूटनी उसकी करता है। तो इस वजह से हम कोर्ट को बता दें कि भाई वेदर इट इज आवर फर्स्ट टाइम और सेकंड और थर्ड और सो ऑन, जो भी हमारा टाइम, जिस टाइम मर्तबा हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम प्रोटेक्टिव बेल कर रहे हैं जो नॉर्मली हमारे यहाँ हाई कोर्ट में होती है। इसमें भी सेम है, एक हाई कोर्ट की है तो वो टाइटल देंगे, प्रोटेक्टिव बेल एप्लीकेशन होगी। और फिर एप्लीकेंट जो अक्यूज है जिसकी हम प्रोटेक्टिव बेल ले रहे हैं, वो सारी डिटेल्स वर्सेस स्टेट को पार्टी बनाएंगे, क्राइम की डिटेल्स हम देंगे। और फिर प्रोटेक्टिव बेल है तो उसका टाइटल बनाने के बाद वो एप्लीकेशन हम दे देंगे। फैक्ट्स ऑफ एफआईआर इधर हम देंगे, जो भी एफआईआर के फैक्ट्स होंगे उसकी ट्रांसलेशन करके आप इधर उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर आता है काम वाली चीज जो है ग्राउंड। अच्छा, सेम फर्स्ट वाला सेम है तो मैं रिपीट नहीं करता। सेकंड वाला भी सेम है, थर्ड वाला भी सेम है, ये भी हमारा सेम है, ये डिले वाला भी सेम है। बोथ आर सेम। ये प्रोहिबिटरी क्लास वाली भी सेम है ग्राउंड। अब ये ग्राउंड इस वजह से सेम है, तकरीबन आपको यही ग्राउंड्स बनाने होते हैं।
स्टोरी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, बाकी ग्राउंड्स यही होते हैं कि भाई ये प्रोहिबिटेड क्लास में नहीं आता, इतना डिले हुआ है, ये प्ली ऑफ एलिबाई, यहाँ कोई ऐसा सिक्योरिटी वाला ग्राउंड है, यहाँ अगर इन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ, तो वो इतने ये तकरीबन जो ग्राउंड्स होते हैं इनमें से होते हैं। फिर वो एक दो ग्राउंड्स ऐसे होते हैं जो केस टू केस जो है डिफरेंट होते हैं। तो वो आप बना सकते हैं कि अगर आपके केस में कोई कमजोरी है जो हो सकता है इस केस में ना हो, वो आपकी सिचुएशन में आ जाए, तो वो भी आप उधर बना सकते हैं ग्राउंड फॉर दी बेल। और ये पीएरएस बेल वाला जो ग्राउंड है वही हम प्रोटेक्टिव में बनाएंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव जो होती है वो भी एक किस्म की अरेस्ट होने से पहले वाली बेल है, तो वो भी कम अंडर द स्कोप ऑफ पीरियड्स बेल। और ये इसका एड्रेस ये है, तो इस वजह से ये इधर से नहीं भागेगा, ना ही जो प्रोसिक्यूशन विटनेस के साथ हेरा फेरी करेगा, और ना ही ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो ये सारी चीज करने के बाद आप एप्लीकेंट स्लेश और अपना एडवोकेट इधर सिग्नेचर करेगा और ये सबमिट कर देगा, और इसके साथ एफिडेविट बनाएगा। एफिडेविट जो ये है, ये सारी चीज़ें कि भाई ये मैं एप्लीकेंट हूँ स्लेश अक्यूज हूँ, इस जो एप्लीकेशन का, लिहाजा ये मेरी डायरेक्शंस पे मूव गई की गई है, और उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सच्ची हैं, और मेरे हिसाब से वो सारा कुछ। डिपोनेंट जो ये भी हमारा जो अक्यूज होगा वो इधर सिग्नेचर करेगा, इधर वकील सिग्नेचर करेगा, इधर कमिश्नर फॉर टेकिंग जो सुप्रीडेंट होता है, और हाई कोर्ट में जो होता है वो रजिस्ट्रार होता है। फिर उसके बाद जो सर्टिफिकेट है सेम वही, जजमेंट्स आप यही देंगे जो इसमें लिखी हुई हैं, जब आप भी ड्राफ्ट करेंगे तो जजमेंट्स यही देंगे, ये जो लिखी हुई है नज़ीर अहमद वर्सेस स्टेट, और ये मजहर अली अकबर नकवी वर्सेस स्टेट, यही आप जजमेंट्स देंगे। फिर ये रेफरेंस देने के बाद आप ये सर्टिफिकेट बनाएंगे जो आपकी एप्लीकेशन होगी। तो ये हो गई जो है प्रोटेक्टिव बेल। तो ये थी बेल्स जो हमने ड्राफ्ट करना सीख ली, प्रोटेक्टिव बेल, पीरियड रेस्ट बेल, उसके बाद पोस्टर रेस्ट बेल। तो और कोई सवाल हो तो पूछें, वरना हम क्लास को वाइंड अप करें क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो अगर मैं समझता हूँ कि इसको वाइंड अप कर लें, और कोई सवाल है तो हम अपकमिंग क्लास में देख लें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये लुकमान का सवाल है डिस्पोजिशन का, ये मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगली क्लास में अगर इसका मुझे जवाब मिल गया तो मैं जो है आपको जवाब ज़रूर दूंगा। अच्छा, एग्जिबिट एक जो होती है वो जो भी हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अभी मेरे पास प्रैक्टिकली कोई चीज़ मौजूद नहीं कि मैं आपको समझा सकूं, बाकी मैं आपको वॉइस के थ्रू समझाता हूं कि हम कोई भी करते हैं, अगर एविडेंस कोर्ट को सबमिट कराते हैं, एक्स्ट्रा चीज जो एप्लीकेशन से हट के चीज अगर कोर्ट को हम देते हैं एप्लीकेशन के साथ, तो उसको हम नंबर्स देते हैं। तो एग्जिबिट उसका एक आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए उसको हम देते हैं कि भाई ये एग्जिबिट नंबर 1 है, ये एग्जिबिट नंबर 2 है, एग्जिबिट नंबर 3। कोई भी हम एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना चाहते हैं, अगर जैसे अगर डिसऑनर ऑफ चेक है, तो अगर हम उसकी चेक की कॉपी देंगे तो उसको हम लिखेंगे भाई ये एग्जिबिट नंबर 1। तो हम जब कोई भी एप्लीकेशन में बात करेंगे चेक से रिलेटेड, तो हम लिखेंगे एग्जिबिट नंबर 1 में ये चीज लिखी हुई है। तो जब वो कोर्ट जज एप्लीकेशन पढ़ेगा तो फिर देखेगा भाई एग्जिबिट नंबर 1 में ये चीज लिखी हुई है, तो फिर वो एप्लीकेशन के बाद वो देखेगा कि भाई एग्जिबिट नंबर 1 है क्या। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो ये एग्जिबिट इसको बोलते हैं। बाकी डिस्पोजिशन में देखूंगा, अगर इसका मुझे मुताला करूंगा, अगर मुझे जवाब मिल गया तो मैं आपको अपकमिंग क्लास में जरूर जवाब दूंगा। तो आई होप कि मैं क्लास को वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। इंशाल्लाह फिर हम अपकमिंग लेक्चर्स में देख लेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।